तो नमस्कार दोस्तों। उम्मीद है कि आप लोग अच्छे होंगे। तो आइए फिर आपकी क्लास शुरू किया जाए। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि आपका एग्ज़ाम 2024, ठीक ना, 2024 और 25, 2024 और 25 में जिन विद्यार्थियों ने एडमिशन लिया होगा, जिन विद्यार्थियों का एडमिशन आपका 2024 और 25 में हुआ है, अब उनका पेपर जो है पहला और तीसरे सेमेस्टर का एग्जाम जो है आपका प्रस्तावित है। और अभी तो आपका परीक्षा फॉर्म नहीं भरा गया है, लेकिन मान के चलिए कि पिछली बार अगस्त में एग्जाम हुआ था, अगस्त के लास्ट में हुआ था, ठीक ना। अगस्त के लास्ट में आप लोग का पेपर हुआ था। तो बहुत ही आपका अधिकतम जो है आपका सितंबर के मध्य में पेपर होगा। अब की बार जो है 15 से 20 सितंबर, ठीक ना। अब की बार केवल जो है 15 से 20 दिन पेपर आपका अधिक जा सकता है। बस इतना ही हो सकता है, इससे ज़्यादा नहीं, ठीक ना। इतना तो आप लोग जान ही रहे होंगे। तो आप लोग का आइए अब हमारे इस चैनल में आप लोग आइए और जुड़िए। और यहाँ पर जो है आप लोग का नियमित रूप से अब हर विषय की रोजाना जो है यहाँ पर क्लास चलाई जाएगी। तो बहुत लेट ना करते हुए अपने हम मूल सब्जेक्ट पर आते हैं और अपनी क्लास को शुरू करते हैं। ठीक, आइए फिर हम लोग पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन, कुतुबनुमा का आविष्कार किस देश में हुआ था? कुतुबनुमा का आविष्कार किस देश में हुआ था, बताइए आप लोग। इसमें क्या सही होगा? कुतुबनुमा, कुतुबनुमा का आविष्कार किस देश में हुआ था, इसके बारे में आप लोग बताइए। यहाँ पर सही उत्तर क्या होगा, आप लोग जवाब दीजिए। यहाँ पर सही उत्तर क्या होगा, बताइए। यहाँ पर आपका ऑप्शन चीन सही है, ठीक ना। कुतुबनुमा मतलब ये क्या था? यह उस समय जो है दिशा सूचक यंत्र, दिशा सूचक यंत्र, दिशा सूचक, जो लंबी समुद्री यात्रा पर, जो नाविक जो है लंबी समुद्री यात्रा पर जाया करते थे, उनके लिए। अब वास्को डी गामा जब भारत 1498 में, तो किस प्रकार आया था, ठीक ना। ठीक, वो तो यह जो है पूर्व की तरफ निकल जाते थे, या नियमित रूप से पश्चिम की तरफ या उत्तर की तरफ जो है, जो उनको ज्ञात रहता था कि हाँ हमको इस देश में जाना है, ठीक ना। तो यह जो है दिशा सूचक यंत्र रहता था। आज तो सैटेलाइट के माध्यम से जो है सबको सूचना मिल रही है, सटीक लोग पहुंच रहे हैं, लेकिन तब सैटेलाइट नहीं था ना, तब सैटेलाइट हम लोग नहीं भेजते थे ना। तो इस प्रकार जो है प्राचीन काल में जो नाविक जो लंबी समुद्री यात्राएं करते थे, तो इस कुतुबनुमा यंत्र का उपयोग करते थे। और इसका आविष्कार चीन ने किया है। यह दिशा सूचक यंत्र जो है, यह दिशा सूचक यंत्र हुआ करता था। ठीक, आइए फिर हम अगला सवाल देखते हैं। भारतीय मानक, और ये भी आप लोग देख लीजिएगा, ये आपका 2023, 2023 जो है इस यह पेपर कराया जा रहा है। शुरू में हमने नहीं बताया, 2023 जो है आपका डीएलएड, डीएलएड 2023 का यह पेपर कराया जा रहा है। ठीक, ये आपको ज्ञात होना चाहिए। भारतीय मानक रेखा, भारतीय मानक समय रेखा गुजरती है, भारतीय मानक समय रेखा गुजरती है। पहली बात तो आप लोग को जानना आवश्यक ये है कि ये देखिए, ये होता क्या है। ये आपका ग्लोब है, ठीक, ये आपका ग्लोब है। और ग्लोब से भारत जो है 5.5 घंटा आगे है। ग्लोब से भारत, आप देखे होंगे, ये आपकी मध्य से जा रही है, जो लंदन के ग्रीनविच से जाती है, लंदन के ग्रीनविच से यह रेखा जाती है। और लगभग लगभग जो है हमारा, और बीच में आपका, बीच में कौन सी रेखा है? बीच में आपकी कर्क रेखा है, ठीक ना। बीच में आपकी कर्क रेखा है। इसके बाद जो है आपका, इसके बाद विषुवत रेखा है, ठीक। इसके बाद फिर आपका मकर रेखा है, ठीक ना। फिर आपका यहाँ मकर रेखा है, और विषुवत ये विषुवत रेखा है। या इसे हम भूमध्य रेखा भी कहते हैं, या इसे हम भूमध्य, जो भूमि के मध्य से गई है, इसे हम भूमध्य रेखा भी कहते हैं। तो ये तीन रेखाओं को आपने देख लिया, ठीक, ये तीन रेखाओं को आपने देख लिया। तो जैसा कि आपको यहाँ पर ज्ञात होना चाहिए, यहाँ पर कि हमारा भारत, यहाँ यहाँ कहीं हमारा भारत है, ठीक ना। तो ये लंदन के ग्रीनविच, ये लंदन के ग्रीनविच से रेखा
जा रही है। लंदन के ग्रीनविच से यह रेखा जा रही है, जो आपका 0 डिग्री अक्ष, 0 डिग्री ये देशांतर है, और ये रेखाएं, ये जो रेखाएं होती हैं इनको कहा जाता है क्षैतिज रेखा, जो कि आपका अक्षांश है। तो यहाँ से भारत ये का जो अंतर है यह 5.5 घंटा आगे है। तो 5.5 घंटा आगे है लंदन के ग्रीनविच से, लंदन के ग्रीनविच से 5.5 घंटा जो है यह आगे है। ठीक इस प्रकार यह रेखा जो है कहाँ से जा रही है, इलाहाबाद, ठीक ना, इलाहाबाद के प्रयागराज से जो है यह रेखा जा रही है। इलाहाबाद के प्रयागराज से यह रेखा जा रही है। यहाँ आपका अगर अभी कहा जाए कि भारत का मानक रेखा जो है कितने राज्यों से होकर जाती है, तो आपका यहाँ पर क्या है, आपका उत्तर प्रदेश है, यूपी उत्तर प्रदेश है, दूसरा आपका एमपी मध्य प्रदेश है, फिर आपका छत्तीसगढ़, ठीक ना, फिर जो है आपका छत्तीसगढ़ है, और ओडिशा, ओडिशा है, और इसके अतिरिक्त आपका आंध्र प्रदेश, ठीक ना, आंध्र प्रदेश। फिर आपका यहाँ पर आंध्र प्रदेश है। तो यह 5 राज्यों से, ठीक ना, यह आपका 5 राज्यों से होकर यह रेखा जाती है। ठीक, आइए फिर हम अगला उत्तर देखते हैं। नासा का मुख्यालय कहाँ है? तो नासा का मुख्यालय आपका अमेरिका में है। दुनिया की सबसे बड़ी स्पेस एजेंसी है अमेरिका में नासा, नासा का मुख्यालय, और इसकी स्थापना 1958 में नासा की स्थापना हुई है। ठीक, 1958 में नासा की स्थापना हुई है, यह आपको ज्ञात होना चाहिए, ठीक ना। आइए फिर अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। पूर्वी घाट तथा पश्चिमी घाट किस स्थान पर मिलते हैं? पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट किस स्थान पर मिलते हैं, यह उत्तर आप लोग बताइए। तो पूर्वी घाट, भारत में, भारत का अगर आप मैप देखेंगे, भारत का मैप, जो कि आपका भारत का मैप इस प्रकार है, तो इस प्रकार आप अगर देखा जाए यहाँ पे, तो ये लगभग जो है ये आपका पश्चिमी घाट है, और ये आपका पूर्वी घाट है, ठीक ना। ये आपका पूर्वी घाट और यह आपका पश्चिमी घाट, ठीक, ये आपका पश्चिमी घाट है। तो यह जो है किस स्थान पर, तो ये जो यहाँ से ये मिल रहा है, यहाँ पर एक पर्वत है नीलगिरी, ठीक ना, नीलगिरी, ठीक, नीलगिरी पहाड़ियाँ, नीलगिरी पहाड़ियाँ, नीलगिरी पहाड़ियाँ। तो पूर्वी और पश्चिमी घाट का जो स्थल है यह नीलगिरी पहाड़ियाँ हैं, ठीक, तमिलनाडु और केरला तक फैली हुई हैं। और इसके अंतर्गत अगर कहा जाए दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो अनाईमुडी है। अनाईमुडी हालांकि अन्नामलाई श्रृंखला के अंतर्गत आती है। तो अनाईमुडी और डोडा बेट्टा, अनाईमुडी, ठीक ना, अनाईमुडी ये पहले नंबर पे है ऊंचाई में, और दूसरा आपका डोडा, डोडा बेट्टा, डोडा बेट्टा जो है, ठीक ना। तो आपका पूर्वी और पश्चिमी घाट का जो मिलन स्थल है नीलगिरी श्रृंखला है, नीलगिरी श्रृंखला है। आइए फिर हम अगला सवाल देखते हैं। ग्रेट रिफ्ट घाटी किस महाद्वीप पर स्थित है? ये बताइए आप लोग। ग्रेट रिफ्ट घाटी यह आपका किस स्थान पर स्थित है? तो ग्रेट रिफ्ट घाटी आपका अफ्रीका महाद्वीप, ग्रेट रिफ्ट घाटी आपका अफ्रीका महाद्वीप में स्थित है, यह आपको ज्ञात होना चाहिए। ग्रेट रिफ्ट घाटी अफ्रीका महाद्वीप में स्थित है। आपका उत्तर ए सही है, आपका उत्तर ए सही है, ठीक, उत्तर यहाँ पे आपका ए सही है। आइए फिर अगला सवाल हम लोग देखते हैं। अगला सवाल, भारत की सबसे लंबी तटरेखा वाला राज्य कौन सा है? भारत का सबसे लंबी तटरेखा वाला राज्य, आप अगर मैप में देखिए तो इस प्रकार, इस प्रकार, इस प्रकार देखिए, इस प्रकार। तो सबसे लंबी तटरेखा किसकी है? तो गुजरात की है। सबसे लंबी तटरेखा किसकी है? ये जो 2 बार ये घूमा हुआ हिस्सा है, तो सबसे लंबी तटरेखा गुजरात की है। गुजरात के बाद अगर दूसरा नंबर अगर आपका कहा जाए तो आपका आंध्र प्रदेश है। दूसरा नंबर आपका किसका है?
आंध्र प्रदेश है। आंध्र प्रदेश के बाद फिर कौन सा प्रांत है? महाराष्ट्र है। अगर सबसे कम कहा जाए तो किस राज्य की रेखा है? तो सबसे अगर कम कहा जाए तो गोवा। गोवा जो आपका राज्य है सबसे कम लंबाई है, ठीक ना, गोवा की। और सर्वाधिक लंबी तटरेखा वाला राज्य आपका गुजरात है। गुजरात के बाद आंध्र प्रदेश है, फिर आपका तमिलनाडु है, फिर केरल है। इन राज्यों का लंबाई के आधार पर क्रम यहाँ पर दिया गया है। ठीक, तो आपका स्पष्ट यहाँ पर उत्तर आपका गुजरात है। आइए हम लोग अगला उत्तर देखें जो है। अगला उत्तर, और आंध्र प्रदेश तो आप यहाँ जान ही रहे हैं। इसके बाद यहाँ पर आपका तमिलनाडु, ये दूसरा नंबर है। तीसरा आंध्र प्रदेश है, यहाँ पे आपका महाराष्ट्र है, ठीक ना। महाराष्ट्र यहाँ पर नहीं है, महाराष्ट्र यहाँ ऊपर है, ऊपर महाराष्ट्र है, ठीक ना। तो आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, इन इसके बाद यहाँ पे आपका केरल है। इन राज्यों का लंबाई के आधार पर क्रम है। ठीक, तो दूसरा यहाँ पर आंध्र प्रदेश है गुजरात के बाद, इसके बाद आपका तमिलनाडु और महाराष्ट्र का नंबर है। आइए फिर हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। नासा की स्थापना, देखिए यहाँ पर पूछ ही लिया। नासा की स्थापना 1958, अभी इसके बारे में हमने बताया था। 1958 क्वेश्चन एक जो है। ठीक, आइए फिर हम लोग अपना अगला उत्तर देखते हैं। नगर पंचायत का कार्यकाल कितना होता है? तो आमतौर पे हर जगह 5 वर्ष ही होता है। आमतौर पर 5 वर्ष कार्यकाल होता है। आप देखे होंगे, चाहे आपका ये विधान मंडल हो, ठीक ना, नहीं विधान मंडल में तो विधान परिषद का 6 वर्ष होता है, ठीक ना। विधान मंडल, ठीक, विधान मंडल में आपका कौन सा है? विधानसभा है, ठीक ना। विधानसभा 5 वर्ष, विधानसभा 5 वर्ष। इसके अतिरिक्त विधान परिषद, इसके अतिरिक्त आपका विधान परिषद, ठीक ना, विधान परिषद का 6 वर्ष। हमारा जो है संसद, देखिए संसद में आपका लोकसभा है, ठीक ना। लोकसभा का 5 वर्ष है, और राज्यसभा यानी काउंसिल ऑफ स्टेट और हाउस ऑफ पीपल, इसका जो है आपका 6 वर्ष है। ठीक, 6 वर्ष है। बाकी जो है नगर पंचायत हो या फिर आपका ग्राम पंचायत हो, ठीक ना, ग्राम पंचायत हो, सबका जो है आपका 5 वर्ष कार्यकाल होता है, सबका 5 वर्ष कार्यकाल होता है। ठीक, इस प्रकार। और तो अधिकतम आपको, आप कहाँ जहां भी देखेंगे आपको 5 वर्ष का ही कार्यकाल मिलेगा। जैसे एक पद जो है लोकपाल, लोकायुक्त, लोकपाल, इसका कितना होता है? इसका 3 वर्ष होता है, ठीक ना, इसका 3 वर्ष कार्यकाल होता है। एक होता है मानवाधिकार, ठीक ना, मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष, इसका भी आपका 3 वर्ष होता है, ठीक ना, 3 वर्ष। लोकपाल 3 वर्ष होता है। मानवाधिकार आयोग, ठीक ना, मानवाधिकार आयोग, इसके अध्यक्ष जो होते हैं सुप्रीम कोर्ट के सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश होते हैं। तो यहाँ पर यह आपको 3 वर्ष मिलेगा, 3 वर्ष मिलेगा। नहीं तो अधिकतम आपको 5 वर्ष कार्यकाल, 5 वर्ष या 6 वर्ष देखा जाता है। ठीक, स्पष्ट हुआ नगर पंचायत, ठीक ना। अगला देखिए, अगला वैदिक ग्राम का मुखिया कहलाता था। तो वैदिक ग्राम का मुखिया जो है आपका ऑप्शन डी, ग्रामीणी, ऑप्शन यहाँ पे डी सही है, ऑप्शन यहाँ पे डी सही है। अगला क्वेश्चन, किस हड़प्पा स्थल से कांस्य नर्तकी की मूर्ति प्राप्त हुई है? मोहनजोदड़ो, क्या सही यहाँ पे है? बताइए आप लोग, कुछ आप लोग भी बताइए। मोहनजोदड़ो है, हड़प्पा है, या चुंदड़ो है, या आपका कालीबंगा है? यहाँ पर सही उत्तर आप दीजिए। किस हड़प्पा स्थल से कांस्य नर्तकी की मूर्ति प्राप्त हुई है? तो यहाँ पर आपका सही उत्तर है मोहनजोदड़ो। सही उत्तर आपका मोहनजोदड़ो, ऑप्शन आपका सी सही है। ऑप्शन यहाँ पर आपका सी सही है। और अगला क्वेश्चन देखिए, ग्लोब पर 2 स्थानों के बीच न्यूनतम दूरी को क्या कहते हैं? ग्लोब पर 2 स्थानों के बीच न्यूनतम दूरी को क्या कहते हैं? आपका बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। इस सवाल को आप लोग बताइए कि न्यूनतम दूरी
ठीक ना। यहाँ पर आपका सही उत्तर क्या होगा, ग्लोब पर दो स्थानों के बीच न्यूनतम दूरी को क्या कहते हैं। सही उत्तर आपका यहाँ पर क्या सही होगा, ठीक ना। सही उत्तर आप लोग यहाँ पर बताइए, सही उत्तर यहाँ पर क्या सही होना चाहिए। ठीक, तो ग्लोब पर यह है आपका अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा, अंतरराष्ट्रीय अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा, यहाँ पर आपका बी सही है। अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा यहाँ पर स्पष्ट रूप से कहा जाएगा। ठीक, ऑप्शन बी, ग्लोब पर दो स्थानों, अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा, यह जो है अभी हमने बताया था जब सवाल नंबर दूसरा था, वहां पर अंतरराष्ट्रीय मानक रेखा जो है, अंतरराष्ट्रीय समय रेखा, और अंतरराष्ट्रीय समय रेखा और तिथि रेखा दोनों अलग है। ये देखिए वहां पर जो है तिथि यानी वहां दिन मतलब जो है तारीख का परिवर्तन होगा। अगर आज हमारे यहाँ, इसीलिए जो हमारे यहाँ अगर आज 17 तारीख है तो जो अमेरिका में बैठा होगा वहां पर 16 तारीख, एक दिन का अंतर होता है। ठीक ना। ये देखिए आप अगर देखे होंगे तो अमेरिका का जो आपका अलास्का है, अमेरिका का अलास्का, जो अमेरिका का अलास्का है, और इधर से आप देखेंगे तो आपका रूस, रूस जो है, तो यहाँ से एक रेखा जा रही है, यहाँ से एक रेखा जा रही है, बीचों बीच जो रेखा जा रही है इसको जो है हम अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा, ठीक ना, अलास्का और अमेरिका, अलास्का और अमेरिका, ठीक ना। तो यहाँ से जो रेखा आपकी जा रही है, जो रेखा जा रही है, यही रेखा आपकी अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा होती है, अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा होती है। और इसके अतिरिक्त जो है यहाँ पर एक जल संधि है। कौन सी जल संधि है, यूकाटन, यहाँ पर एक जल संधि का नाम है जो परीक्षाओं में बहुत पूछा जाता है, यूकाटन जल संधि। तो अमेरिका का जो अलास्का यानी जो हवाई द्वीप है, ठीक ना, हवाई द्वीप, हवाई द्वीप ये कभी रूस का था, बाद में इसको अमेरिका ने ले लिया, खरीद लिया, और यहाँ पर हमारा रूस है। यहाँ पर एक जल संधि है, यूकाटन जल संधि। तो ग्लोब पर दो स्थानों के बीच की न्यूनतम दूरी, न्यूनतम दूरी कहाँ पर होगी, तो अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा पर यह न्यूनतम दूरी होगी। और इसके अतिरिक्त जो है, और इसके अतिरिक्त यहाँ पर सागर कौन सा है, तो यहाँ पर प्रशांत, ठीक ना, प्रशांत महासागर, प्रशांत महासागर जो सबसे बड़ा महासागर है, यहाँ पर आपका प्रशांत महासागर में स्थित अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा, ठीक ना, अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा जो कहा जा रहा है, ठीक, तो यहाँ पर आपका प्रशांत महासागर है, युकाटन जल संधि यहाँ पर स्थित है, ठीक ना। और दो ग्लोबों के बीच में, मतलब अगर ये आपका ग्लोब है, ठीक ना, तो ये ग्लोब में आप नहीं समझ पाएंगे, जब इस ग्लोब को खोलेंगे, जब इस ग्लोब को फोल्ड करेंगे तब आपको समझ में आएगा, ठीक ना। इसके बीच बीच तो ये आपकी अंतरराष्ट्रीय मानक रेखा यानी जो समय रेखा जा रही है लंदन के ग्रीनविच से, ठीक ना। तो जब इसको खोलेंगे आप जो है, तो इधर का आपका 180 और इधर वाला भी आपका 180, इधर वाला भी 180, यानी टोटल जब इसे आप खोलेंगे तो टोटल आपका कितना होगा, 360 होगा, टोटल 360 होगा। तो जब खोलेंगे तब ये इस रेखा को हम ज्ञात कर पाएंगे। स्पष्ट हुआ आप लोग का। आइए जो है अगला सवाल हम लोग देखते हैं। सिंधु घाटी के निवासियों का मुख्य भोजन क्या था, तो सिंधु घाटी गेहूं, चावल, जौ, यानी उपर्युक्त आपका सभी, आपका यहाँ पर सब सही है। आइए अगला क्वेश्चन देखा जाए। लीप वर्ष में फरवरी कितने दिन की होती है, तो स्वाभाविक है लीप वर्ष में फरवरी जो है 29 दिन की होती है। और हमारे एक प्राइम मिनिस्टर थे मोरारजी रणछोड़ जी देसाई, जिनका जन्म दिवस जो है 29 फरवरी को, यानी उनका जो है हर 4 साल बाद जो है उनका जन्म दिवस मनाया जाता है। और जो है नेहरू जी के बाद शास्त्री जी, और शास्त्री जी के बाद इंदिरा गांधी, और इंदिरा गांधी के बाद जो है चौथे प्राइम मिनिस्टर थे, चौथे प्राइम मिनिस्टर थे मोरारजी देसाई 1977 में, ठीक ना। तो यह जो है फरवरी 29 दिन की होती है, आपका उत्तर डी सही है। अगला सवाल देखिए, लीप वर्ष, अच्छा लीप वर्ष कितने वर्ष बाद आता है, तो लीप जो है ये 4 वर्ष, अभी आप देखिएगा राजन सीरीज में 3 वर्ष दिया है, तो वहां पर बहुत गलतियां हैं, उसको आप लोग देख लीजिएगा, यह हमेशा 4 वर्ष, ठीक ना, यह 4 वर्ष बाद जो है 4 वर्ष बाद आता है। अगला उत्तर देखिए, कन्फ्यूशियस का जन्म कहाँ हुआ था, तो कन्फ्यूशियस कौन थे, एक महान दार्शनिक थे, इनका जन्म हुआ था 551, ठीक ना,
551 ईसा पूर्व, ठीक ना। 551 ईसा पूर्व में इनका जन्म हुआ था और यह क्या थे, एक दार्शनिक, ठीक ना, एक महान दार्शनिक थे। कहाँ के, चीन के। कन्फ्यूशियस धर्म उनके नाम पे, वहाँ पर धर्म का नाम भी है, ठीक ना। तो एक महान दार्शनिक थे, 551 ईसा पूर्व में इनका जन्म हुआ था। और आप लोग भी उत्तर देते रहिए जो है, ठीक ना। सांग गोंड, साग गोंड, साग गोंड, हाँ इस प्रकार है। साग गोंड जो है, साग डोंग, साग डोंग, साग डोंग नामक स्थान पर, ठीक ना, इनका जन्म हुआ था। ठीक, 551 ईसा पूर्व में। यह चीन के एक महान दार्शनिक थे, ठीक ना। स्पष्ट हुआ। आइए फिर हम लोग जो है अपना अगला उत्तर देखते हैं। अगला देखिए आपका शुरू हो गया है यहाँ पर अति लघुत्तरी क्वेश्चन, ठीक ना। अगला आपका अति लघुत्तरी क्वेश्चन यहाँ से आपका शुरू हो गया है, ठीक। अति लघुत्तरी प्रश्न, अति लघुत्तरी प्रश्न हाँ शुरू हो गया है, ठीक ना। अब यहाँ पर उत्तर देना है आपको। उत्तर दीजिए। महाभारत के लेखक कौन है, तो वेद व्यास हैं, ठीक ना, वेद व्यास, ठीक ना। और कितने लोगों को यह पता नहीं है, वेद व्यास किसी एक व्यक्ति का नाम नहीं है, ठीक ना। किसी एक महर्षि, किसी एक महर्षि का, किसी एक महर्षि का नाम नहीं है, ठीक ना, नहीं है, ठीक ना। इसीलिए देखिए ऑनलाइन क्लास पढ़ाया जा रहा है, नहीं तो ये तो आप राजन सीरीज में भी पढ़ सकते हैं। यहाँ पढ़ने का कुछ तो मतलब होना चाहिए, कुछ अलग मतलब होना चाहिए, ठीक ना। तो यह क्या है, यह किसी एक ऋषि का नाम नहीं है। वेद व्यास एक श्रृंखला रही है, ठीक ना। वेद व्यास एक श्रृंखला रही है, ठीक ना। तो महाभारत जो सबसे बड़ा महाकाव्य है, महाभारत, ये किसी एक व्यक्ति द्वारा लिखा नहीं गया है। तो जो व्यक्ति जो है जहां तक लिखा था, फिर बाद में जिस व्यक्ति ने उसे और आगे बढ़ाया, फिर उस व्यक्ति ने और आगे बढ़ाया, ठीक ना। जितने लोगों ने इसे आगे बढ़ाया है, सब सबके उपनाम में, सबके उपनाम में, उपनाम, उपनाम में आपको वेद व्यास, ठीक ना, सबके उपनाम में वेद व्यास जोड़ दिया गया, ठीक, जोड़ दिया गया, ठीक ना, जोड़ दिया गया। इस प्रकार जो है, इस प्रकार महाभारत के लेखक जो है हम लोग वेद व्यास जानते हैं, इस प्रकार हम लोग वेद व्यास जानते हैं। लेकिन एक श्रृंखला रही है, ठीक ना। समझ में आया, स्पष्ट हुआ। आइए फिर अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। महाभारत के दो पड़ोसी देशों के नाम लिखिए। भारत के दो पड़ोसी देश, ठीक ना, आपका पाकिस्तान, आपका नेपाल है, ठीक ना, नेपाल है। फिर इसके बाद आपका भूटान है, अफगानिस्तान, अफगानिस्तान है। अफगानिस्तान के बाद आपका म्यांमार है, ठीक ना, म्यांमार है। इसके अतिरिक्त जो है श्रीलंका है। श्रीलंका के साथ हमारी सीधा जो है, वहां पर एक जल संधि पड़ेगी, पाक जल संधि जो है, तो श्रीलंका है। तो ये सब हमारी जो है नेपाल, पाकिस्तान, भूटान, अफगानिस्तान और आपका बांग्लादेश, और आपका बांग्लादेश, ठीक ना, और आपका बांग्लादेश, ठीक, ठीक ना। इस प्रकार जो है सभी हमारे पड़ोसी हैं, ठीक, सभी हमारे पड़ोसी हैं। और केवल यहाँ पर दो पड़ोसियों के बारे में पूछा गया है, ठीक। स्पष्ट हुआ। एक तो हमने छोड़ ही दिया, सबसे खतरनाक पड़ोसी चीन, ठीक ना। सबसे खतरनाक तो लोग जानते होंगे कि नहीं, पाकिस्तान है। पाकिस्तान तो है ही है, लेकिन उससे अधिक खतरनाक जो है चीन है। पाकिस्तान को फिर भी हम कंट्रोल कर सकते हैं, इसको हम फिर भी कंट्रोल कर सकते हैं, लेकिन इसे कंट्रोल करना अभी हमारे लिए मुश्किल है, ठीक ना। आइए फिर आगे देखा जाए। जिले का मुख्य अधिकारी कौन होता है, तो जिले के मुख्य अधिकारी कौन होता है, तो जिले का मुख्य अधिकारी आपका कौन होता है,
तो जिला मजिस्ट्रेट होता है, आपका जिले का मुख्य अधिकारी, ठीक ना, आपका जिला मजिस्ट्रेट, जिला मजिस्ट्रेट, या इसे हम क्या कहते हैं, डीएम कहते हैं, ठीक ना। और इसके अतिरिक्त आपका, इसके अतिरिक्त जो है तहसीलदार, ठीक ना, इसके अतिरिक्त तहसीलदार है, नायब, नायब तहसीलदार है, ठीक ना, नायब तहसीलदार है, ठीक ना। इसके अतिरिक्त जो है आपका, इसके अतिरिक्त जो है आपके एसडीएम है, ठीक ना, अपर जिला अधिकारी, या एडीएम है, अपर जिला अधिकारी, ये उप जिला अधिकारी होते हैं, और एडीएम, एडीएम जो है आपके अपर, ठीक ना, अपर जिला अधिकारी, ठीक, अपर जिला, अपर जिलाधिकारी, और ये आपके उप जिलाधिकारी, उप जिलाधिकारी, ये सभी आपके, ठीक ना, ये सभी आपके जिले के मुख्य अधिकारियों के नाम हैं। इसके अतिरिक्त आपके सीएमओ साहब हैं, सीडीओ यानी मुख्य विकास अधिकारी, ठीक, ये तमाम अधिकारी जो है जिले के मुख्य अधिकारी हैं। विषुवत रेखा को कौन सी नदी 2 बार काटती है? विषुवत रेखा को कौन सी नदी 2 बार काटती है, यह उत्तर आप लोग बताइए। तो विषुवत रेखा को कांगो, कांगो जायरे, कांगो जायरे नदी विषुवत रेखा को 2 बार काटती है। यह कहाँ स्थित है? यह अफ्रीका, ठीक ना, यह अफ्रीका महाद्वीप में, अफ्रीका महाद्वीप, अफ्रीका महाद्वीप दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप, पहला कौन सा है? तो पहला एशिया है, ठीक ना, पहला एशिया है। इसके अतिरिक्त अगर आपसे पूछ ले, इसके अतिरिक्त पूछ ले तो विषुवत रेखा है कर्क रेखा, कर्क रेखा, कर्क रेखा किस नदी को 2 बार, कौन सी रेखा जो है, कौन सी नदी कर्क रेखा को 2 बार काटती है? तो भारत में है माही नदी, ठीक ना, माही नदी गुजरात और, गुजरात के हिस्से में बहती है, गुजरात और राजस्थान के हिस्से में बहती है। तो कर्क रेखा को, कर्क रेखा को काटने वाली, कर्क रेखा को काटने वाली, कर्क रेखा को काटने वाली जो है माही नदी, ठीक ना, माही नदी। तो ये आपका पहला हो गया। इसके अतिरिक्त यहाँ पर देखिए, यहाँ पर दूसरा कर्क रेखा को काटने वाली भारत में बहती है, यह जो है भारत में, भारत में कहाँ बहती है? तो राजस्थान, राजस्थान और गुजरात, और गुजरात, राजस्थान और गुजरात, कर्क रेखा माही नदी, ठीक ना, माही नदी जो है काटती है। इसके अतिरिक्त और आपने एक देखा होगा मकर रेखा, ठीक ना, मकर रेखा को काटने वाली, मकर रेखा, तो यहाँ पे लिम्पो नदी है, लिम्पो नदी, लिम्पो नदी, लिम्पो नदी, यह मकर रेखा को 2 बार, यह मकर रेखा को 2 बार काटती है, ठीक ना, यह 2 बार काटती है। स्पष्ट हुआ आप लोग को? आइए अगला सवाल देखा जाए। सिकंदर के आक्रमण के 2 राजनीतिक प्रभाव, सिकंदर के आक्रमण के 2 राजनीतिक प्रभाव बताइए क्या होगा आप लोग? थोड़ा आप लोग का कमेंट भी देखें, थोड़ा बताइए आप लोग, जल्दी आप लोग उत्तर दीजिए इसका क्या होगा, ठीक ना, थोड़ा आप लोग भी बताइए जो है अपने स्तर से। सिकंदर के आक्रमण के 2 राजनीतिक प्रभाव, क्या पूछा जा रहा है? सिकंदर के आक्रमण के दो राजनीतिक प्रभाव, सिकंदर के आक्रमण के 2 राजनीतिक प्रभाव क्या है? तो राजनीतिक प्रभाव मिलेगा आपको राजनीतिक एकीकरण, यहाँ पर क्या मिलेगा इसके जानने के बाद, क्या मिलेगा? राजनीतिक, ठीक ना, क्या मिलेगा? राजनीतिक एकीकरण, राजनीतिक एकीकरण, एकीकरण, राजनीतिक एकीकरण। और इसके अतिरिक्त छोटे छोटे, छोटे छोटे राज्यों का, 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 राज्यों का
उदय, छोटे छोटे राज्यों का उदय, ठीक ना, छोटे छोटे राज्यों का उदय, ठीक ना। अरे आपका यहाँ पर छोटे छोटे राज्यों की समाप्ति है, कि छोटे छोटे राज्यों की समाप्ति, ठीक ना। और राजनीतिक एकीकरण, यहाँ पर आपको सिकंदर के आक्रमण के दो राजनीतिक प्रभाव यहाँ पर आपको दिखाई देंगे, ठीक ना। स्पष्ट हुआ, स्पष्ट हुआ। आइए फिर अगला सवाल देखा जाए। भारत में मुद्रा की पूर्ति का नियमन कौन करता है? भारत में मुद्रा की पूर्ति का आप लोग कमेंट में बताइएगा। भारत में मुद्रा की पूर्ति का नियमन कौन करता है? तो भारत में मुद्रा की पूर्ति का नियमन कौन कर देगा? यह सबसे बड़ा यानी बैंकों का बैंक आरबीआई, ठीक ना। आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, ठीक ना, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। इसकी स्थापना कब की गई थी? तो स्थापना 1935। और इसका राष्ट्रीयकरण कब किया गया था? तो इसका राष्ट्रीयकरण कब किया गया था? 1947 में हम लोग आज़ाद हुए हैं, तो आज़ादी के बाद जो है आरबीआई का राष्ट्रीयकरण कर दिया गया, बैंकों का बैंक कहा जाता है। और 1935 के अधिनियम में इसकी स्थापना हुई थी और आज़ादी के बाद आरबीआई का राष्ट्रीयकरण कर दिया गया, ठीक, ठीक ना। स्पष्ट हुआ आप लोग को? आइए जो है भारतीय मुद्रा की पूर्ति का नियमन, ठीक। अगला सवाल देखिए, पारिस्थितिक तंत्र किसे कहते हैं? बताइए, पारिस्थितिक तंत्र किसे कहते हैं? सही उत्तर आप लोग बताइए। पारिस्थितिक तंत्र जो है, तो पारिस्थितिक तंत्र एक प्राकृतिक इकाई है। क्या है? पारिस्थितिक तंत्र जो है एक क्या है? पारिस्थितिक तंत्र एक प्राकृतिक, एक प्राकृतिक, एक प्राकृतिक इकाई है, ठीक ना। एक प्राकृतिक इकाई है। पारिस्थितिक तंत्र क्या है? एक प्राकृतिक इकाई है, ठीक। इसके अतिरिक्त जो है, इसके अतिरिक्त जिसमें समस्त जीवधारी पौधे, जानवर तथा जंतु, ठीक ना, शामिल है। जिसमें सभी, किसमें क्या है? जिसमें जिसमें आपके जिसमें जिसमें सभी जीवधारी, ठीक, सभी जीवधारी, सभी जीवधारी आपके पौधे, ठीक ना, पौधे, ठीक, शामिल हैं, शामिल शामिल हैं, ठीक। तो पारिस्थितिक तंत्र किसे कहते हैं? पारिस्थितिक तंत्र जो है एक प्राकृतिक इकाई है, यानी आपका एक नेचुरल इकाई है, ठीक ना, जिसमें सभी प्रकार के जीवधारी पौधे, यानी संपूर्ण जो है, ठीक ना, संपूर्ण, संपूर्ण भूमंडल, संपूर्ण भू संपूर्ण भूमंडल शामिल किया जाता है, संपूर्ण भूमंडल, ठीक, ठीक ना, जिसमें सभी लोग निवास कर रहे हैं, ठीक ना। यही है पारिस्थितिक तंत्र जो है। सब व्यवहारिक आसान क्वेश्चन है। अगला सवाल देखा जाए, सूर्य से प्राप्त ऊष्मा को क्या कहा जाता है? उत्तर बताइए आप लोग। सूर्य से प्राप्त ऊष्मा को क्या कहा जाता है? सूर्य से प्राप्त ऊष्मा को सौर ऊर्जा कहा जाता है। सूर्य से प्राप्त ऊष्मा को क्या कहा जाता है? तो सूर्य से प्राप्त ऊर्जा को सौर ऊर्जा, यानी सूर्य से जो हम ऊष्मा प्राप्त करते हैं, सभी लोग लगाए हैं ना सोलर पैनल, तो सूर्य से प्राप्त ऊष्मा को सौर ऊर्जा, ठीक, सौर ऊर्जा की संज्ञा दी जाती है। सौर ऊर्जा की संज्ञा संज्ञा दी जाती है, ठीक ना। सौर ऊर्जा की संज्ञा दी जाती है सूर्य से प्राप्त ऊष्मा को। अगला सवाल बताइए, वर्षण किसे कहते हैं? अगला सवाल आपका, वर्षण, वर्षण के विभिन्न रूपों को वर्षण कहा जाता है, मतलब वर्षा के, मतलब जो है यहाँ पर उत्तर क्या आपका है? उत्तर आपका वर्षा के विभिन्न रूपों को, ठीक ना, वर्षा के विभिन्न, वर्षा के विभिन्न रूपों,
वर्षा के विभिन्न रूपों को वर्षण कहा जाता है, ठीक ना, वर्षण कहा जाता है, ठीक, कहा जाता है। जैसे जैसे आपका जैसे आपका ओला पड़ना, ठीक ना, ओला, ओला, हिम, ओला हिम तो एक ही बात हो गया। इसके अतिरिक्त आपका वर्षा, ठीक ना, वर्षा, ठीक, ठीक, ये जितना भी मतलब हमको प्राप्त होता है संघनित होकर जो है, सब वर्षा के रूप हैं, ठीक ना, जो हमें प्राप्त होता है वर्षा है, जल है, ओस है, ओस, ओस भी आपका हो गया, ओला हो गया, ओस हो गया, ये सभी जो है आपके वर्षण के प्रभाव है, ठीक ना, ये सभी जो है आपके, ठीक ना, ओला हो गया, आपका जो है कोहरा है, कोहरा है, इसके अतिरिक्त आपका ओस है, ठीक, ओस है, ये सभी आपके वर्षण के प्रकार हैं, ये सभी क्या हैं, सभी आपके, ठीक, सभी आपके वर्षण के प्रकार हैं, ठीक, स्पष्ट हुआ आप लोग का, स्पष्ट हुआ। तो आइए फिर अगला सवाल देखा जाए। अगला क्वेश्चन आपका क्या है, भारत में शक्ति के तीन साधन, भारत में शक्ति के तीन साधन जो है आपका पेट्रोलियम, कोयला और लोहा। भारत में प्राकृतिक के तीन साधन, तो प्राकृतिक गैस भी कह सकते हैं, कोयला है, ठीक, कोयला है, इसके अतिरिक्त आपका खनिज, ठीक ना, खनिज, खनिज संपदा हमारे पास जो उपलब्ध है, ठीक ना, उत्तर में खनिज है, ठीक, आपका प्राकृतिक, प्राकृतिक गैस, प्राकृतिक गैस में आपका आपका जो है सीएनजी, सीएनजी है, पेट्रोल, ठीक ना, पेट्रोल है, डीजल है, डीजल है, कैरोसिन, कैरोसिन है, ठीक, ये सभी इसके अंतर्गत आता है। इसके अतिरिक्त आपका खनिज में आपका आपका क्या होगा, कोयला होगा, खनिज में आपका कोयला होगा, आपका लोहा होगा, आपका जो है आपका बॉक्साइड, बॉक्साइड है, फिर आपका सोना है, ठीक, सोना है, फिर यहाँ पे आपका चांदी है, सीसा है, ठीक ना, सभी खनिज पदार्थ जो आपके धातु, यानी जो है खनिज में जो है आपका, खनिज में जो आपके धातु, ठीक ना, इसमें क्या है, इसमें आपका जो भी है मतलब, ठीक, यहाँ पर जो भी है आपका धातु और अधातु, धातु और अधातु सभी आपके खनिज हैं, ठीक। तो भारत में शक्ति के तीन साधन में खनिज है, प्राकृतिक गैस है, और इसके अतिरिक्त कोयला, कोयला तो हमने बता ही दिया है, यहाँ तीन पूछा है हमने आपको, कई प्रकार बता दिया है। तीसरे में आप जो है अलग से आप लिख सकते हैं कोयला, ठीक ना, क्योंकि ऊर्जा के लिए सबसे जरूरी है कोयला, ऊर्जा के लिए सबसे जरूरी आपका कोयला है, ठीक ना। तो इस प्रकार जो है आपका भारत में शक्ति के तीन प्रमुख साधनों को आपने यहाँ पर देख लिया है। अगला सवाल आइए देखा जाए, जलमंडल किसे कहते हैं, जलमंडल किसे कहते हैं, आप लोग बताइए, उत्तर दीजिए, जलमंडल किसे कहते हैं, ठीक ना। जलमंडल से तात्पर्य जो है जल की उच्च परत से है, जलमंडल से तात्पर्य जल की उस परत से है, जल की उस परत से है जो पृथ्वी की सतह पर झीलों, नदियों तथा महासागर और अन्य जलाशयों के रूप में, यानी जो आपका क्या है, झीलों, ठीक ना, झीलों, झीलों, नदियों, ठीक ना, नदियों, महासागरों, महासागरों और सागरों, ठीक ना, ठीक, और आपका तालाब, ठीक ना, और आपका तालाब, यानी जो है आपका झीलों, नदियों, महासागरों, ठीक ना, महासागरों या अन्य जलाशयों से मिलती है पृथ्वी की सतह पर लगभग 7% भाग जल है, ठीक ना, यानी जो है पृथ्वी, ठीक ना, पृथ्वी की सतह, पृथ्वी की सतह पर, पृथ्वी की सतह पर लगभग, ठीक ना, लगभग 60% जल, ठीक ना, जल 60% जल
उपलब्ध है। पृथ्वी की सतह पर लगभग 60% जल उपलब्ध है। और किन किन रूपों में है, तो झीलों, तालाबों, नदियों, महासागरों और सागरों के रूप में उपलब्ध है। ठीक, आप लोग को स्पष्ट हुआ। और ये भी जान लीजिए, जिसमें से सबसे बड़ी विडंबना क्या है, जिसमें से अगर कहा जाए तो पीने योग्य जो है, पीने योग्य, ठीक ना, पीने योग्य, पीने योग्य जल कितना है, पीने योग्य जल मात्र 1% है। पीने योग्य जल जो उपलब्ध है संपूर्ण पृथ्वी पे, ठीक ना, संपूर्ण पृथ्वी पर उपलब्ध, ठीक ना, उपलब्ध, ठीक, उपलब्ध जो है केवल 1% है। स्पष्ट हुआ आप लोग को, ठीक ना। इसी कारण पृथ्वी को, तो यही है, तो इसी कारण क्या है फिर, इसी कारण पृथ्वी को, इसी कारण पृथ्वी को इसी कारण पृथ्वी को जलीय ग्रह कहा जाता है, ठीक ना, कहा जाता है। इसीलिए तो पृथ्वी को नीला ग्रह भी कहा जाता है। नीला ग्रह, पृथ्वी को नीला ग्रह भी कहा जाता है, इसी कारण तो, ठीक, क्योंकि यहाँ पर 60% जल ही आपका उपलब्ध है। 60%, तो आप अगर स्पेस से देखेंगे, स्पेस यानी अंतरिक्ष, ठीक ना, अंतरिक्ष से पृथ्वी आपको नीली दिखाई देगी। स्पष्ट हुआ आप लोग को। अगला सवाल आइए देखा जाए, पद्मावत की रचना किसने की है, तो पद्मावत की रचना आपके मलिक मोहम्मद जायसी। पद्मावत की रचना अगर आप बताया जाए तो मलिक मोहम्मद जायसी, ठीक ना, मलिक मोहम्मद जायसी। ये किस काल के कवि रहे हैं, तो अगर यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर भक्ति काल, ठीक ना, अगर हिंदी साहित्य का अगर इतिहास आप पढ़ेंगे तो भक्ति काल के 2 खंडों में बांटा गया है, जिसमें आपका एक क्या है, निर्गुण और आपका सगुण, ठीक, निर्गुण और सगुण, निर्गुण भक्ति शाखा, ठीक, निर्गुण भक्ति शाखा और आपका सगुण निर्गुण भक्ति, ठीक, भक्ति शाखा, ये है ना। तो निर्गुण और सगुण, तो निर्गुण में 2 कवियों को रखा गया है। निर्गुण में आपके 2 कवि हैं, एक आपके ज्ञान मार्गी हैं, ठीक ना, ज्ञान मार्गी और दूसरे आपके प्रेम मार्गी। तो प्रेम मार्गी में आपके जायसी हैं, ठीक ना, मलिक मोहम्मद जायसी। और ज्ञान मार्गी में कबीर। और सगुण में आपका राम भक्ति शाखा, ठीक ना, राम भक्ति राम भक्ति शाखा राम भक्ति शाखा और आपका कृष्ण भक्ति, ठीक, कृष्ण भक्ति शाखा। कृष्ण भक्ति शाखा, तो राम भक्ति में आपके तुलसी, ठीक ना, राम भक्ति में आपके तुलसीदास हैं और कृष्ण में आपके सूरदास, ठीक ना, सूरदास, ठीक। ज्ञान मार्गी कबीर हो गया, प्रेम मार्गी जायसी और आपका भक्ति काल, वीर गाथा काल आपने पढ़ा है, ठीक ना, वीर गाथा काल, फिर भक्ति काल, इसके बाद फिर आपका रीति काल है, ठीक, रीति काल, और फिर आपका लास्ट में आधुनिक काल, ठीक, आधुनिक काल। इस प्रकार हिंदी साहित्य के इतिहास को बांटा गया है, ठीक ना। तो पद्मावत की रचना मलिक मोहम्मद जायसी, पद्मावत, ठीक ना। और यह पद्मावत, ये कौन है, ये अलाउद्दीन खिलजी और पद्मावती के बारे में यहाँ पर लिखा गया है, ठीक।
स्पष्ट हुआ। आइए अगला सवाल देखा जाए। शिक्षा का महत्व किस लिए है? अब ये बताने वाली बात है। शिक्षा का महत्व किस लिए है? अब ये बताने वाली बात है। शिक्षा शिक्षा आज व्यक्ति के लिए जितना महत्व भोजन पानी कपड़ा हवा है, उतना ही महत्व, ठीक ना, आज का है। आज देखिए ना भाई, आज व्यक्ति के लिए, ठीक ना, आज व्यक्ति के लिए जितना महत्व जरूरी है भोजन, ठीक ना, जितना व्यक्ति के लिए जितना आवश्यक, ठीक, जितना आवश्यक भक्ति के लिए, व्यक्ति के लिए जितना आवश्यक आवश्यक भोजन, भोजन बिना भी आप नहीं रह पाएंगे, हवा है, ठीक ना, पानी है, ठीक ना, उतना ही आवश्यक, ठीक, उतना ही आवश्यक, उतना ही आवश्यक क्या है? शिक्षा है, ठीक ना, शिक्षा है, जो कि लोग महत्व नहीं समझ रहे हैं, जो कि लोग महत्व महत्व नहीं समझ रहे हैं, ठीक ना। और जो नहीं समझ रहे हैं तो समझिए क्या है, फिर वो जानवर है, ठीक ना, वो जानवर के बराबर है, वो जानवर के बराबर है। पर देखिए ना क्या स्थिति है, ठीक ना। तो यही है शिक्षा का महत्व, वो जानवर के बराबर ही है, बस संज्ञा ही हम लोग दे सकते हैं, ठीक ना। 16 महाजनपद में कौन कौन से 4 प्रमुख महाजनपद थे? 16 महाजनपद में आपका अंग है, ठीक ना, अंग आपका हो गया। इसके अतिरिक्त आपका सूरसेन है, सूरसेन। इसके अतिरिक्त आपका मगध है, मगध आपका बिहार में है, ठीक ना, मगध आपका बिहार में है। सूरसेन, मथुरा, सूरसेन आपका मथुरा, मथुरा यानी उत्तर प्रदेश, ठीक ना, उत्तर प्रदेश। 16 महाजनपद में आपको 8 महाजनपद, आठ आठ महाजनपद आपको, 8 महाजनपद उत्तर प्रदेश में ही मिलेंगे, 8 महाजनपद उत्तर प्रदेश में ही मिलेंगे। तो अंग है, सूरसेन है, और एक वत्स्य है, ठीक, वत्स्य। तो इस प्रकार 4 महाजनपद आपने देख लिया, ठीक ना, मगध है, और एक आप वत्स्य लिख सकते हैं, या एक कौशल है, ठीक, कौशल, ठीक, कौशल हो गया। तो इस प्रकार ये आपके 16 में से 4 महाजनपद का नाम जो है उपलब्ध है, 1 2 3 4, ठीक ना। अंग सूरसेन, यानी सूरसेन का वर्तमान नाम मथुरा है। मगध आपका बिहार, ठीक, बिहार पटना मतलब हो गया जो है, और कौशल है, ठीक। ये 16 महाजनपद में 4 महाजनपद के बारे में। और एक आपका, चलिए ये तो अगला क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन में देखा जाएगा, ठीक। सूर्य के वरुण की दूरी कितनी है? तो 450, 450 करोड़, ठीक ना, 450, ठीक ना, 450 करोड़, ठीक, 450 करोड़ किलोमीटर सूर्य से वरुण की दूरी है, किलोमीटर, ठीक, सूर्य से। अब आइए हम लोग अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल आपका लघु उत्तरी है। जैसा कि आप जानते हैं ना, 15 आपका ऑब्जेक्टिव होता है, यानी बहु विकल्पी, और 15 आपका अति लघु उत्तरी, और 10 क्वेश्चन आपका, टोटल 40 क्वेश्चन, ठीक ना। 10 आपका लघु उत्तरी है, और ये आपका अति लघु उत्तरी, ठीक ना, अति लघु उत्तरी, ठीक, बहुविकल्पी। इस प्रकार 40 सवालों का आपको उत्तर देना होता है। आइए फिर हम लोग देखते हैं, पृथ्वी को हरित ग्रह क्यों कहा जाता है? आइए, पृथ्वी को हरित ग्रह क्यों कहा जाता है? तो वनस्पति और जीवन की उपस्थिति, हरित ग्रह जो है, तो पहला कारण क्या है? वनस्पति और जीवन की उपस्थिति। इसके अंतर्गत जो है, पृथ्वी पर पेड़ पौधे और
वनस्पतियों की प्रचुरता है जो इसे अंतरिक्ष से हरा भरा दिखाते हैं। ठीक ना, पहला हो गया। इसके अतिरिक्त जो है दूसरा कारण, जीवन के लिए अनुकूल परिस्थितियां। पृथ्वी पर जीवन के लिए आवश्यक सभी परिस्थितियां जैसे कि आपका पानी है, आपका ऑक्सीजन है और उचित तापमान मौजूद होना, जो वनस्पतियों और जीवों के विकास में सहायक है। तो इसके अतिरिक्त आपका तीसरा कारण जो है, क्योंकि आपका सवाल क्या था कि पृथ्वी को हरित ग्रह या ग्रीन प्लेनेट क्यों कहा जाता है, तो इसीलिए कहा जाता है कि पहला, वनस्पति और जीवन की उपस्थिति है। इसके अतिरिक्त जीवन के लिए अनुकूल दशाएं हैं, परिस्थितियां हैं। इसके अतिरिक्त पुनर्चक्रण की क्षमता, पृथ्वी और उसके पारिस्थितिक तंत्र में पदार्थों को पुनर्चक्रित करने की क्षमता है, जिसे प्राकृतिक संतुलन बना रहता है। तो जैसा कि आपको ज्ञात होना चाहिए कि कम से कम 75 शब्दों में लघु उत्तरी, ठीक ना, लघु उत्तरी प्रश्नों का उत्तर देना है। ठीक ना, उत्तर देना है। 75 शब्दों में लघु उत्तरी प्रश्नों का उत्तर देना है। ठीक, स्पष्ट आपको होना चाहिए। ठीक ना, 75 शब्दों में आपको देना है। ठीक ना, तो पुनर्चक्रण की क्षमता, पृथ्वी और उसके पारिस्थितिक तंत्र में पदार्थों को पुनर्चक्रित करने की क्षमता है, जिससे प्राकृतिक संतुलन। अब देखिए ना, अगर प्लास्टिक को थोड़ा ज़्यादा समय लगता है, इसके अतिरिक्त सभी जो आपके अवशेष हैं वह आपके जल्दी क्या हो जाते हैं, पुनर्चक्रित होकर समाप्त हो जाते हैं और मिट्टी के अवशेष के रूप में परिवर्तित हो जाते हैं। ठीक, आइए जो है अगला सवाल देखा जाए। इस प्रकार उसी में इस प्रकार कुछ गैसें जो कि वायुमंडल में उपस्थित होती हैं, जैसे कि मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड, ओजोन, क्लोरोफ्लोरोकार्बन और जलवाष्प आदि, सूर्य से आने वाली परावैंगनिक किरणों को पृथ्वी पर आने से रोकती हैं, परंतु पृथ्वी से पुनः वायुमंडल में जाने नहीं देती है। इसे हरितगृह प्रभाव कहते हैं। ठीक, इसे हरितगृह प्रभाव कहते हैं। स्पष्ट हुआ आप लोग का, पृथ्वी को हरित ग्रह क्यों कहा जाता है? तो वनस्पति और जीवन की उपस्थिति के कारण जीवन के लिए अनुकूल परिस्थितियां हैं और पुनर्चक्रण की क्षमता विद्यमान है। और इसके अतिरिक्त जो है, इस प्रकार कुछ गैसें जो वायुमंडल में उपस्थित होती हैं, जैसे कि मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड, ओजोन, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, जलवाष्प आदि, सूर्य से आने वाली परावैंगनिक किरणों को पृथ्वी पर आने से रोकती हैं। इन सभी कारणों से पृथ्वी को हरित ग्रह कहा जाता है। ठीक ना, स्पष्ट हुआ। अगला सवाल देखा जाए, मौर्य साम्राज्य के पतन के कारण को स्पष्ट कीजिए। ठीक ना, तो अयोग्य क्या है? पहला, अयोग्य एवं निर्बल उत्तराधिकारी। तो अशोक के बाद उसके शासक उतने शक्तिशाली और सक्षम नहीं थे जितने कि अशोक या चंद्रगुप्त मौर्य थे, जिससे केंद्रीय सत्ता कमजोर हो गई। क्या हो गई? केंद्रीय सत्ता क्या हो गई? कमजोर हो गई। केंद्रीय सत्ता कमजोर हो गई। दूसरा आपका कारण है, मौर्य प्रशासन अत्यधिक केंद्रीकृत था। इसके अतिरिक्त आपका क्या यहाँ पर है? मौर्य प्रशासन क्या? अत्यधिक केंद्रीकृत था और सम्राट की मृत्यु के बाद इस अत्यधिक केंद्रीकृत व्यवस्था को बनाए रखना मुश्किल हो गया, जिससे विभिन्न क्षेत्रों में विद्रोह और स्वतंत्रता की भावना बढ़ी। ठीक ना, अब देखिए केंद्रीकृत का मतलब क्या होता है। केंद्रीकृत का मतलब जो है केंद्रीय। ठीक ना, केंद्रीकृत का मतलब जो होता है, यहाँ पर सत्ता के केंद्र में कौन है? सम्राट है।
यानी राजा है। राजा के बाद कौन होता है? तो विभिन्न प्रांतों में गवर्नर होते हैं, और फिर गवर्नर जो है अलग अलग सूबेदार, अलग अलग प्रांतों में जो अलग अलग उप गवर्नर होते हैं, ठीक ना, वह जो है उनके अधीन गवर्नर जो है विभिन्न राज्यों को कंट्रोल करते हैं। और फिर राज्यों राज्यों को अलग अलग जिलों में या जनपद में बांटा जाता है, सूबों में उनको बांटा जाता है। ठीक इस प्रकार उन पर क्रियान्वयन किया जाता है। लेकिन मौर्य प्रशासन में आप देखेंगे तो ये आपको, यह क्या है, ये जो स्थितियां जो बीच वाली हैं यह आपको कम दिखाई देंगी, ठीक ना। यह स्थितियां बीच में यह आपको कम दिखाई देंगी। यानी सबसे नीचे आपका कौन सा है? तो नीचे क्या है? प्रजा। प्रजा यानी जनता, और जनता डायरेक्ट राजा जो है, ठीक ना, यानी जनता डायरेक्ट जो है राजा से कनेक्ट है। कनेक्ट तो होना चाहिए, लेकिन ये जो बीच का तंत्र जो है बहुत व्यापक नहीं था, ठीक ना। व्यापक, यह क्या है? यह बहुत व्यापक नहीं था, इसीलिए जो केंद्रीय सत्ता है यह ज्यादा केंद्रीकृत थी। स्पष्ट हुआ? आइए फिर जो है अगला सवाल देखा जाए। राष्ट्रीय चेतना का अभाव, ठीक ना। राष्ट्रीय यानी राष्ट्र यानी व्यक्तिगत, केवल व्यक्तिगत जो है व्यक्तिगत हितों को प्राथमिकता देना। इसका मतलब क्या है? राष्ट्रीय चेतना का अभाव यानी अपने हितों को ज्यादा प्राथमिकता देना। सम्राट के विभिन्न हिस्सों में राष्ट्रीय एकता और चेतना की कमी थी, जिससे क्षेत्रीय पहचान मजबूत हुई और साम्राज्य के विघटन में योगदान दिया। साम्राज्य के विघटन में योगदान दिया, ठीक ना। साम्राज्य के विघटन में योगदान दिया। इसके अतिरिक्त आपका आर्थिक एवं सांस्कृतिक असमानताएं, ठीक ना। साम्राज्य के भीतर आर्थिक और सांस्कृतिक असमानताएं थी, जिसमें विभिन्न वर्गों और क्षेत्रों के बीच असंतोष पैदा हो गया। आर्थिक यानी जो है अमीरी गरीबी का ज्यादा अंतर होना, और सांस्कृतिक यानी जो आपका धर्म हो गया, ठीक ना, धर्म हो गया, जाति हो गई, ठीक ना, और आपका वर्ण व्यवस्था है, ठीक। तो यह क्या है? यह आपका सांस्कृतिक विविधता है, ठीक। तो यह है आपका। इसके अतिरिक्त आपका राष्ट्रीय चेतना अभी हमने बता ही दिया, यानी व्यक्तिगत हितों को ज्यादा प्राथमिकता देना, ठीक ना। इसके अतिरिक्त पुष्पमित्र शुंग का विद्रोह, अंतिम मौर्य शासक बृहद्रथ की हत्या उसके सेनापति पुष्पमित्र शुंग ने की। और यहाँ पर एक क्या हुआ? एक नवीन वंश शुंग वंश की स्थापना, ठीक ना। शुंग वंश की स्थापना, ठीक ना। शुंग वंश की स्थापना हुई यहाँ पर। यह है आपके मुख्य कारण है, ठीक ना। ठीक, अयोग्य और निर्बल उत्तराधिकारी, मौर्य प्रशासन का अत्यधिक केंद्रीकृत होना, ठीक ना। इसके अतिरिक्त आपका आर्थिक और सांस्कृतिक असमानता और राष्ट्रीय चेतना का अभाव, ठीक। आइए फिर व्यक्तिगत आय किसे कहते हैं? व्यक्तिगत आय किसे कहते हैं, आइए देखा जाए। व्यक्तिगत आय, पर्सनल इनकम से तात्पर्य किसी व्यक्ति या परिवार द्वारा विभिन्न स्रोतों से प्राप्त होने वाली आय। इसमें निम्नलिखित आय स्रोत हैं, जैसे वेतन और मजदूरी, नौकरी से प्राप्त होने वाला वेतन और मजदूरी और बोनस, ये क्या है? ये आपकी व्यक्तिगत आय के रूप में है। निवेश से आय, यानी जो आप लाभांश, यानी जो आपने निवेश किया है, जैसे आपने जो जीवन बीमा किया है LIC के अंतर्गत, या जो आपने जो आपका फिक्स डिपॉजिट होता है उसका एक निश्चित कार्यकाल होता है, 10 वर्ष, 15 वर्ष, 20 वर्ष। और इसके अतिरिक्त जो आपने सूद पर जो आपने पैसा जो आपने बैंक में जमा किया है, तो जो उस पर आपको ब्याज मिल रहा है, और भुगतान और किराए से प्राप्त आय, ये सभी आपका हो गया, यानी निवेश के रूप में जो आपने निवेश करके रखा है। इसके अतिरिक्त जो आपके अन्य स्रोत हैं, अन्य स्रोत में व्यवसाय से प्राप्त, यानी जो आपने बिजनेस किया है, व्यवसाय से प्राप्त लाभ और सरकारी या व्यवसायिक हस्तांतरण भुगतान, जैसे कि सामाजिक सुरक्षा लाभ। सामाजिक सुरक्षा लाभ मतलब क्या आपका है? LIC है, आपका बीमा है, ठीक ना। ये आपका क्या कहा जा रहा है? सामाजिक सुरक्षा से प्राप्त लाभ, बीमा है, और आपका ये आपका दुर्घटना बीमा है, ठीक ना।
ये आपका दुर्घटना बीमा है। ये सभी क्या है, ये आपको सामाजिक सुरक्षा प्रदान करते हैं, ठीक ना। ये आपका असामयिक असामयिक मृत्यु, आकस्मिक 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 मृत्यु, ये सभी क्या है, आपको सामाजिक सुरक्षा प्रदान करते हैं। यह आय करों जैसे कि आयकर और अन्य कटौतियों से पहले की कुल आय होती है, यानी जो आपका जो इनकम टैक्स कटने के बाद की जो आपकी आय है, यही आपकी पर्सनल आय है। ठीक, स्पष्ट हुआ आप लोग को। आइए जो है अगला सवाल देखा जाए। जिला अधिकारी के कर्तव्यों का वर्णन कीजिए। जिला अधिकारी के कर्तव्यों का आप लोग वर्णन कीजिए। इसमें आपका क्या सही होगा, इसमें बताइए क्या सही होगा। कानून व्यवस्था, भाई जिला अधिकारी डीएम साहब का क्या काम है। शांति, जिले में शांति और व्यवस्था बनाए रखना, पुलिस और जेलों का पर्यवेक्षण करना और सार्वजनिक शांति भंग होने पर आदेश जारी करना, जैसे धारा 144, ठीक ना। जो लोग विशेष रूप से आपको घर में ही रहना पड़ेगा। फिर क्या है, राजस्व प्रशासन, यानी राजस्व और अन्य सरकारी शुल्कों का संग्रह करना, जैसे भूमि रिकॉर्ड का रखरखाव करना, भूमि सुधार में संबंधित कार्यों का प्रबंधन करना। इसके अतिरिक्त आपका विकास कार्य, जिला योजना और केंद्र की अध्यक्षता करना, कृषि ऋण का वितरण करना और विकास, पंचायत, स्थानीय निकायों आदि से संबंधित कार्यों का समन्वय संबंध स्थापित करना। ठीक, ये सब आपका ये सब काम है जिलाधिकारी के कर्तव्यों का वर्णन जो है, यानी कानून व्यवस्था का, राजस्व प्रशासन हो गया, विकास कार्य हो गया, ठीक ना, राजस्व संग्रह करना, और भी आप समझ सकते हैं। और ठीक, स्पष्ट हुआ आप लोग को। तो ये जिलाधिकारी के महत्वपूर्ण कार्य है। जिलाधिकारी, ठीक ना, न्याय, सभी को न्याय सुनिश्चित, ठीक ना, न्याय सभी लोगों के लिए न्याय की उपलब्धता, न्याय की न्याय की उपलब्धता, कानून व्यवस्था, ठीक ना, राजस्व प्रशासन, विकास कार्य हो गया, न्याय की उपलब्धता, ठीक ना, ठीक ना। और इसके अतिरिक्त जो है शासन, मतलब जो है शासन में पारदर्शिता, यानी शासन की व्यवस्था, शासन की व्यवस्था 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 में पारदर्शिता, ठीक ना, शासन की व्यवस्था में पारदर्शिता, ठीक, ठीक ना। ये सभी काम किसके हैं, जिला मजिस्ट्रेट के हैं, शासन की व्यवस्थाओं में, ठीक ना, व्यवस्थाओं या इसको हम योजनाओं में, ठीक ना, योजनाओं, इसको हम योजनाएं भी कह सकते हैं, योजनाओं में पारदर्शिता। इसका क्रियान्वयन कौन करेगा, जिलाधिकारी तो करेगा, लागू करेगा इसे। आइए जो है अगला सवाल देखा जाए। बौद्ध धर्म के प्रमुख सिद्धांतों के बारे में बताइए। बौद्ध धर्म के प्रमुख सिद्धांत, तो बौद्ध धर्म के प्रमुख सिद्धांत मतलब 4 आर्य सत्य आप जान ही रहे हैं। दुख, जीवन में सभी दुख है, दुख का एक कारण क्या है, यानी तृष्णा, यानी जो है इच्छाएं, जो हमारी इच्छाओं पे हमारा कंट्रोल नहीं है। दुख का निरोध, यानी तृष्णा के त्याग से दुख का निरोध, यानी दुख को हम समाप्त कर सकते हैं, ठीक ना। और दुख निरोध गामिनी प्रतिपदा, यानी ये आप किस प्रकार पा सकते हैं, तो अष्टांगिक मार्ग, अष्टांगिक मार्गों का अनुसरण करके दुख निरोध का मार्ग प्राप्त कर सकते हैं। यानी अगर अपनी इच्छाओं का अगर आप दमन करना चाहते हैं, तो इसके लिए आप जो है तृष्णा का, यानी इच्छाओं का त्याग करना पड़ेगा। और आप किस प्रकार त्याग करेंगे, तो उसको त्याग करने के लिए अष्टांगिक मार्ग अपनाना पड़ेगा। अष्टांगिक मार्ग अपनाना पड़ेगा। और अष्टांगिक मार्ग में क्या कहा गया है कि यह दुख के निरोध का व्यवहारिक मार्ग है, जिसमें सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक वचन, सम्यक कर्मांत, ठीक ना, सम्यक आजीव, सम्यक व्यायाम, सम्यक स्मृति और सम्यक समाधि। इस प्रकार जो है 8 अष्टांगिक, देखिएगा, सम्यक दृष्टि, ठीक ना, सम्यक संकल्प, अपनी सोच को बेहतर बनाना, अपने संकल्प, अपने उद्देश्यों को बेहतर बनाना, और सम्यक दृष्टि,
ठीक ना, सबको एक समान नजर से देखना, जो है सबको एक समान नजर से देखना। और सम्यक वचन यानी हमेशा सत्य बोलना, हमेशा सत्य बोलना। इसके अतिरिक्त सम्यक कर्मांत यानी अपने कर्मों पर विशेष ध्यान देना, ठीक ना, कर्मों पर विशेष ध्यान देना। और अपने कर्मों के अनुरूप ही आप अपने परिश्रम के अनुरूप ही फल आप प्राप्त करते हैं। तो अपने परिश्रम के अनुरूप ही आपको जो मिल रहा है उसे आप ग्रहण करिए, ठीक ना, उसको आप आत्मसात करिए, ठीक ना। इसके अतिरिक्त सम्यक आजीव, ठीक ना, सम्यक आजीव और सम्यक व्यायाम। सम्यक व्यायाम यानी रोजाना व्यायाम करना, ठीक ना। सम्यक स्मृति और सम्यक समाधि, इस प्रकार जो है आप अपने दुखों का निवारण कर सकते हैं। ठीक, ये आपके अष्टांगिक मार्ग है। इनका अनुसरण करके आप अपनी इच्छाओं पे दमन कर सकते हैं, ठीक ना। इच्छाओं पर दमन, इच्छाओं पर दमन कर सकते हैं अष्टांगिक मार्ग का अनुसरण करके। ठीक, स्पष्ट हुआ। आइए फिर, तो इसकी प्रकार देखिए, अब आपका समाप्त है, ठीक ना। अब आपका समाप्त है, तो आप लोग वीडियो देखिएगा, आप लोग को कैसा लगा अपना सुझाव दीजिएगा। और आप लोग का एग्जाम अब से कम 25 दिन और मान के चलिए, 25 दिन का समय है। जितना हो पाए आप जो है PYQ, जितना हो पाए PYQ पढ़िए। और आपका प्रीवियस ईयर का पेपर है, और आपका और जो है राजन सीरीज है, आपका पवन सीरीज है। जो सीरीज आप पढ़ते हैं सभी को आप पढ़ डालिए, ठीक ना, तभी आप बेहतर स्कोर कर पाएंगे। तो ठीक है फिर, धन्यवाद आप लोग को। फिर अगली क्लास में आप लोग से मुलाकात होती है, ठीक।